नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के 5 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के जीएस के प्रश्न देखेंगे। साथ में कुछ हिंदी के भी प्रश्न मिल चुके हैं, वो सभी प्रश्न देखेंगे। साथ के साथ इस भी वीडियो में आपको सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट यानी तीनों शिफ्ट का आपको जीएस का पेपर मिल जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको सभी एनालिसिस के वीडियो लगातार मिल सके। और कोई भी लोग जो कमेंट में ये नहीं बोलेगा ये पेपर जो फेक है, जो भी पेपर को फेक बोलेंगे वो उसको जो ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है पेपर मैंने खुद जो है जिस स्टूडेंट का एग्जाम था उससे मैंने लिया है, इसलिए कोई भी फेक मत बोलिएगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोजर बिन्नी का संबंध किस खेल से है? ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगर बात करें, रोजर बिन्नी जो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है, उन्होंने भारत के पूर्व क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली से पद संभाला था। गांगुली ने 2019 से 22 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। बिन्नी टी20 विश्व कप से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने हैं और बीसीसीआई का गठन जो है 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेटर यूसुफ पठान का संबंध बंगाल के किस संसदीय क्षेत्र से है? बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरकर यूसुफ पठान ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा के अलावा यमुना नदी का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख जान लीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में गंगा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10.75 में नदी स्तुति में गंगा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिरऊ डांस किस राज्य में प्रचलित है? मिजोरम से संबंधित है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य रूप के रूप में भी जाना जाता है। इसे बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है। चेवर किसी फसल की भरपूर पैदावार जैसे विशेष अवसरों पर 6 से 8 व्यक्तियों द्वारा जमीन पर क्षैतिज रूप से एक के ऊपर एक रखे गए बांस की डंडियों की एक जोड़ी को पकड़कर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के योजना भवन में हुआ था। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया। योजना आयोग में अर्थशास्त्र, उद्योग विज्ञान और सामान्य प्रशासन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। आयोग के पदेन सदस्यों में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कानून मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री और योजना राज्य मंत्री शामिल होते हैं। वर्तमान में जो है नीति आयोग कार्यरत है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना पूछा गया था। इसका जो है एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन नहीं मिला है। जिन लोगों को पता है जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 मार्च 2024 को नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। नारी शक्ति से जल शक्ति थीम वाले इस अभियान में जल संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की अभिन्न भूमिका पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। इसका भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। जिनको पता है कमेंट में बता दीजिएगा। अगर वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर में पानी, हवा या पारा का इस्तेमाल किया जाता है। साधारण बैरोमीटर में पारे से भरी एक लंबी कांच की नली होता है। यह नली एक छोर पर बंद और दूसरे छोर पर खुला होता है। इस नली को पारे के पात्र में उल्टा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृष्टिहीन क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 किस देश ने जीता? भारत के द्वारा जीता गया था। अगर बात करें, विजेता टीम को 3 लाख रुपए और उप विजेता टीम को 1.5 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान किया गया था। भारत ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीन टी20 विश्व कप जीता है, बांग्लादेश को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोनुंग नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। पोनुंग अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। यह आदि जनजाति से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य आदि जनजाति के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। पोनुंग नृत्य के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी जान लेते हैं। यह नृत्य कटाई से पहले आयोजित होने वाला उत्सव में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह नृत्य समुदाय के लिए अच्छी फसल और समृद्धि लाता है। आदि जनजाति अपने कई पारंपरिक लोक नृत्यों के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश का एक और लोकप्रिय नृत्य टप्पू है। यह युद्ध नृत्य है जिसे मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 42 का संबंध पूछा गया था, ये किससे हो जाएगा? क्याम की न्याय संगत और मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता को उपबंध करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी शामिल है। इन तत्वों को राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहा जाता है और ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 38 फर्स्ट में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। अनुच्छेद 39 में पुरुष और महिलाओं को समान रूप से जीविका के साधन मुहैया कराना। अनुच्छेद 41 में बेरोजगार, बुजुर्गों, बीमारों और निःशक्त लोगों के काम, शिक्षा और सहायता देना। अनुच्छेद 46 में कर्मचारियों को निर्बाध मजदूरी और बेहतर काम की स्थिति देना। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों को काम करने के लिए सशक्त बनाना, यानी ग्राम पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद 40 में, और अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि कब किए थे? 31 दिसंबर 1802 को किया गया था। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को हुआ था। यह संधि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। यह संधि पूना के लड़ाई के बाद हुआ था। बेसिन के संधि में बारे में और जान लेते हैं। यह संधि मराठा साम्राज्य के विघटन में एक अहम कदम था। इस संधि के बाद 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पश्चिमी भारत पर अपना कब्जा कर लिया। इस संधि के तहत पेशवा ने 6000 अंग्रेजी सैनिकों की टुकड़ी पूना में रखने का फैसला किया। इस संधि के तहत पेशवा ने गुजरात, ताप्ती, नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के आसपास के इलाकों को राजस्व कंपनी को दे दिया। इस संधि के तहत पेशवा ने सभी यूरोपीय लोगों को नौकरी से हटाने का फैसला किया। इस संधि के तहत पेशवा ने सूरत और बड़ौदा पर अपना दावा छोड़ दिया। इस संधि के तहत पेशवा ने अंग्रेजों की सलाह से ही दूसरे देशों के संबंध बनाने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गतिज ऊर्जा से संबंधित जो है न्यूमेरिकल का टाइप पूछा गया था। अगर पूछा गया कि सूत्र पूछा जाए तो के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, जहां पर एम वस्तु का द्रव्यमान, भी वस्तु का वेग और के जो है गतिज ऊर्जा होता है। और गतिज ऊर्जा की इकाई जूल होता है। जूल जो है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रा का एक अलग नाम हो जाएगा। अब चलिए हिंदी के कुछ प्रश्न मिले हैं वो भी देख लेते हैं। बिना वेतन के काम करने वालों को क्या कहा जाता है? उसे अवैतनिक कहा जाता है। नदी का पर्यायवाची पूछा गया था। बात करें नदी का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? सरिता, तरंगिनी, तटिनी, निर्झरी, आपगा, निम्नगा, कुलकंसा, वाहिनी, शैवालिनी और शैलजा हो जाएगा। और हिंदी का मैंने डिटेल वीडियो जो RW बुक से, इसके अलावा 2-3 वीडियो और जिक्र किया हुआ है, उसका मैराथन वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उसका काम बन जाएगा, आपका हिंदी 20 में 20 आसानी से हो जाएगा। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है SSC GD हिंदी के नाम से, जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दही का तत्सम पूछा गया। तो दही का तत्सम क्या होता है? दधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संवैधानिक का प्रतिकूल पूछा गया था। संवैधानिक का प्रतिकूल क्या हो जाएगा? गैर संवैधानिक हो जाएगा। परलौकिक का विलोम पूछा गया था। परलौकिक का विलोम लौकिक हो जाएगा। अर्थ का विलोम पूछा गया था। अर्थ का विलोम इति हो जाएगा। और गद्यांश जो है राजा राम एवं राजा दशरथ से संबंधित प्रश्न था। इसको भी आसानी से सभी लोग कर लिए हैं। और अभी तक जो है सबसे ज़्यादा हार्ड जो है इसी शिफ्ट को बताया जा रहा है। 5 फरवरी का शिफ्ट थर्ड जो है सबसे ज़्यादा हार्ड पूछा जा रहा है, क्योंकि मैथ जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न इसमें पूछा गया है। साथ के साथ रीजनिंग के भी 3 से 4 प्रश्न बहुत ज़्यादा टफ पूछा गया है। इसलिए यह शिफ्ट के जो है बहुत स्कोर जो कम आने वाला है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेते हैं। अब कुछ छूटे हुए प्रश्न जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का है वो भी देख लेते हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कब किया गया था? 73 ईसा पूर्व में किया गया था। और शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने किया था, जिसने सिंहासन को हड़प लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलकाता का कौन सा त्योहार यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? दुर्गा पूजा को शामिल किया गया यूनेस्को में। वर्तमान में कौन सा बिल पास हुआ है? ये जो है पता नहीं चला है कौन सा क्वेश्चन जो है कोई किस ईयर का पूछा गया था। इसका भी अगर पता है आप लोगों को तो कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? नीरज चोपड़ा। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा और ये जो है भाला फेंक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमराव अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह की शुरुआत कब किए थे? 20 मार्च 1927 को महार सत्याग्रह शुरू हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? 1969 में शुरू हुआ था। और मैंने पंचवर्षीय योजना का जो है आज ही डिटेल वीडियो दिया है, आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारे प्रश्न इंक्लूड कर दिया है जो प्रीवियस में पूछा गया है, इसलिए उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 3 प्रश्न जो है लगातार जो है पंचवर्षीय योजना से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति से क्या लाभ होता है? देश के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होता है, जो गेहूं चावल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हार जो है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप का हो जाएगा? भरतनाट्यम में एक हार का प्रयोग होता है। राज्य विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 हो जाएगा। और मैंने अनुच्छेद का भी डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के नियम कौन बनाता है? नियम समिति बनाता है। रोहिंग्या मुसलमान किस देश से आते हैं? म्यांमार से आते हैं। रोहिंग्या मुसलमान जो है म्यांमार से आते हैं। एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य जिसमें केवल एक व्यक्ति नृत्य करता है, उसे भरतनाट्यम में ऐसा होता है। और भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नंदी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85(2)(b) में इस बात का प्रावधान है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा के बारे में कुछ और बात जान लीजिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने का अधिकार भी रखते हैं। लोकसभा को भंग करने का फैसला मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? अगर पूछा जाए तो ये झारखंड हो जाएगा। अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायगढ़ रंगपुर की एक आदिवासी नेता है। द्रौपदी मुर्मू एक मृदुभाषी नेता है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ओडिशा की राजनीति में अपनी जगह बनाई और 2022 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद वह सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री 2024 से संबंधित पूछा गया था, जो सम्मानित किस खिलाड़ी को किया गया था? ये एग्जैक्ट तो इसका आंसर नहीं मिला है, लेकिन अब यहाँ पर जान लीजिए कौन कौन खिलाड़ी को दिया गया था। और रोहन बोपन्ना जो टेनिस से संबंधित है, जोसन चिन्नप्पा स्क्वैश के खिलाड़ी है, उदय विश्वनाथ देशपांडे मलखम्ब के खिलाड़ी हैं, गौरव खन्ना बैडमिंटन के खिलाड़ी है, सत्येंद्र सिंह लोहिया तैराकी के खिलाड़ी हैं, पूर्णिमा महतो ये तीरंदाजी की खिलाड़ी है, और हरविंदर सिंह ये हॉकी खिलाड़ी। इन सभी को 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर एवं पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर किस राज्य का था? राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो उस वीडियो में गलत कर दिया था, इसलिए आप लोग दिल से सॉरी मांगते हैं। यहाँ पर राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन मुझे सही से मिला नहीं था, इसलिए यहाँ पर पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में अंतर पूछा गया, इसलिए राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की साक्षरता दर 74.04% था। इस दर में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% था। साल 2011 की जनगणना से जुड़ी कुछ और बात जान लीजिए। साल 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना था। साल 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में साक्षरता दर सबसे कम था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश में था। और साल 2011 की जनगणना के मुताबिक दादरा और नगर हवेली में साक्षरता दर सबसे कम था। और जनगणना का मैंने ऑलरेडी जो है डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था वो गाडगिल मॉडल पर आधारित था। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने पर केंद्रित था। इस योजना का मकसद धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पुरानी प्रवृत्ति को ठीक करना था। इस योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित था।
चौथी पंचवर्षीय योजना कुछ और जानकारी जान लीजिए। यह योजना का मकसद धन और आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के संकेंद्रण को ठीक करना था। यह योजना स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का पर केंद्रित था। यह योजना गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित था। अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना जो था वह जो कब से था 1951 से 56 तक था, और ये जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय की बात करें तो वो 56 से 61 तक हो जाएगा, और ये जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। दूसरा वाला जो है उद्योग पर आधारित था। और तृतीय की बात करें तो 61 से जो है 66 तक जो कृषि पर आधारित है, यानी कि इसी में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। इसका आज ही मैंने डिटेल वीडियो दिया है, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा पंचवर्षीय योजना वाला, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर जो डेट नहीं दिया गया, 2024 का पूछा गया कि 2023 का पूछा गया। अगर 2024 की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें 8 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। अगर 2023 की पूछा जाए तो वाहिदा रहमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 352 का संबंध किससे? राष्ट्रीय आपातकाल से हो जाएगा। यह राष्ट्रपति के यह समाधान हो जाए कि कोई गंभीर आपात विद्यमान है जिसे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग सुरक्षा, युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण खतरे में है, तो उद्घोषणा कर सकता है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। अगर बात करें अनुच्छेद 356 में क्या उसके ये जो है इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, और अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। और मैंने अनुच्छेद का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंपास घास के मैदान किस देश में है? अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। कुछ और घास के मैदान जान लीजिए। सवाना जो है यह दक्षिण अफ्रीका के घास मैदान को कहते हैं। यह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। अगर बात करें प्रियरी घास के मैदान किस देश में को कहा जाता है? यह उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है। एस्टेपी जो है यूरोप के घास के मैदान को कहा जाता है। सेरेडो जो है यह दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है। पंपास तो मैंने करा ही दिया, अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं। वेल्स की बात करें, ये अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं। रेजलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं। और कैंटरबरी यह न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जो है सत्रिय नृत्य के प्रतिपादक से प्रश्न था। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन सही नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए सारोदी सकिया जो है सत्रिय नृत्य की प्रतिपादक, और मैंने लोक नृत्य का बहुत सारे वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट और जान लीजिए, भरतनाट्यम की प्रतिपादक उर्मिला सत्यनारायणन है। सत्रिय नृत्य के प्रतिपादक श्रीमंत शंकर देव है। मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक गुरु विपिन सिंह, दर्शना झावेरी, राजकुमार सिंहजीत सिंह और प्रीति पटेल है। कुचिपुड़ी नृत्य की प्रतिपादक वेमपति चीना सत्यम, यामिनी रेड्डी, राजा राधा रेड्डी और वैजंती काशी है। मोहिनी अट्टम नृत्य की प्रतिपादक कलामंडलम छेमवती, सुनंदा नायर, भारती शिवाजी और मैथिक देविका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? 1951 से 56 तक लागू किया गया था, और मैंने आज ही डिटेल वीडियो दिया है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। आपके सारे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 के बीच तक चला था। इस योजना को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया था। पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़ी कुछ खास बात जान लेते हैं। यह योजना भारत की पहली पंचवर्षीय योजना था। इस योजना को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया था। भारत की कुछ और पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1960-61 तक था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक था, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 7 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकी के खेल का मैदान का आकार कितना होता है? 91.40 मीटर गुने 55 मीटर का होता है, यानी 100 गुने 60 यार्ड के आयताकार क्षेत्र का होता है। हॉकी मैदान के कुछ और बात जान लेते हैं। मैदान के बीच एक केंद्रीय रेखा होता है। मैदान के दोनों छोर पर 2.14 मीटर ऊंचा और 3.66 मीटर का चौड़ा लक्ष्य होता है। मैदान के बीच और उसके पार रेखाएं होता है, जो हर अंतिम रेखा से 22.90 मीटर की दूरी पर होता है। पेनाल्टी स्पॉट, जिसे स्ट्रोक मार्क भी कहते हैं, 0.15 मीटर व्यास का एक सॉफ्ट स्पॉट होता है। पेनाल्टी स्पॉट हर गोल के केंद्र से 6.40 मीटर की दूरी पर होता है। मैदान की सीमा टर्फ पर चिन्हित होता है। छोटी रेखाओं को ब्लैक
बैक लाइन कहा जाता है। मैदान में एक मिड लाइन से 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। हर हाफ को 23 मीटर लाइन से बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम आउट किस खेल से संबंधित है? यह क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में टाइम आउट जो है एक अनोखा आउट होने का तरीका है तब होता है जब नया बल्लेबाज विकेट गिरने या किसी खिलाड़ी के रिटायर हट होने के बाद तय समय में क्रीज पर नहीं पहुंच पाता है। अगर वह समय पर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे टाइम आउट दे दिया जाता है। एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए और वह श्रीलंका बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कच्छ का रण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ये जो है नवंबर से फरवरी के बीच में मनाया जाता है और यह गुजरात में मनाया जाता है। कच्छ का रण उत्सव हर साल नवंबर से फरवरी के बीच मनाया जाता है। यह उत्सव गुजरात पर्यटन द्वारा आयोजित किया जाता है। साल 2024 में यह उत्सव 1 नवंबर से 20 फरवरी तक मनाया जाएगा। रण उत्सव के बारे में कुछ और बात जान लेते हैं। रण उत्सव को कच्छ के रण महोत्सव या कच्छ उत्सव के नाम से जाना जाता है। यह उत्सव सफ़ेद रेगिस्तान के किनारे मनाया जाता है। इस उत्सव में जो है नृत्य और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इस उत्सव में ऊंट सफारी भी किया जाता है। इस उत्सव में लाइट टेंट लगाया जाता है। इस उत्सव में कुछ पारंपरिक हस्तशिल्प, बंदरी, साड़ियाँ और आभूषण भी बेचे जाते हैं। इस उत्सव में ऐतिहासिक स्थल, वन्य जीवन अभयारण्य, संग्रहालय, महल और किले देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब किया गया था? इसकी बात करें तो ये 1 दिसंबर 2018 से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुआ। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए थे और यह रकम 3 किस्तों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? सभी को पता है, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम पूछा गया था तो मूरा हो जाएगा। अब चलिए हिंदी के कुछ प्रश्न मिले वो भी देख लीजिए। छप्पर फाड़ के देना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, यानी किसी वस्तु को अचानक अधिक मात्रा में मिल जाना। ये जो है छप्पर फाड़ने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धरती का पर्यायवाची पूछा गया था। ऑप्शन में वसुंधरा दिया गया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कुछ और पर्यायवाची की बात करें तो पृथ्वी, भूमि, जमीन, धरा, अचला, वसुंधरा, रत्नागर्भा, मही, वसुधा और धरित्री हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृतसर की संधि कब हुआ था? अगर बात करें अमृतसर की संधि तो ये 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के सिख राज्य के प्रमुख महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुआ था। इस संधि का मकसद अगर अंग्रेज फ्रांस भारत पर हमला करता था तो महाराजा रणजीत सिंह का समर्थन हासिल करना था। अमृतसर संधि के बारे में कुछ और बात जान लीजिए। इस संधि में चार्ल्स टी मेटकॉप ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किया था। महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। इस संधि के तहत महाराजा रणजीत सिंह ने सतलुज नदी को अपना सीमा बनाया था। महाराजा रणजीत सिंह मालवा सिखों को अपने राज्य में शामिल करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसी से रिलेटेड प्रश्न था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। यह जो है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ, गांधी और इरविन के बीच हुआ था, जो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। यह समझौता लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। वहीं अगर पूना पैक्ट पूछ दिया जाए तो 1932 में हुआ था। यह महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। गांधी इरविन समझौते के कुछ खास बात जान लीजिए। यह एक राजनीतिक समझौता था। इस समझौते में हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति बना था। इस समझौते ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी के लिए भारत में संघर्ष के एक अहम कदम उठाया था। इस समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच संवाद शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, युगांडा की राजधानी पूछा गया था। ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, कंपाला हो जाएगा। इसलिए आपको देश राजधानी के सारे टॉपिक याद कर लेने चाहिए। चलिए कुछ आपको देश राजधानी के प्रश्न देख लीजिए। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो हो जाएगा। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदीस अबाबा है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। ब्रुनोई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी बागवान है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेना है। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा। इटली की राजधानी रोम हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इराक की राजधानी बगदाद है। अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला वेला है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। ग्वाटेमाल की राजधानी ग्वाटेमाल शहर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 रुपए के नए नोट पर किसका चित्र है? ओडिशा के कोणार्क में बने सूर्य मंदिर की तस्वीर का जो चक्र जो जैसा दिया गया है, ये वाला हो जाए कोणार्क सूर्य मंदिर का तस्वीर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, यह नोट जनवरी 2018 से चलन में है। यह नोट जो है चॉकलेट ब्राउन रंग का है। इस नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होता है। इस नोट पर कई तरह के ज्यामितीय पैटर्न भी होते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क को साल 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। यह रथ के आकार का है और इसमें 24 पहिए और 7 घोड़े हैं। कुछ और नोटों के बारे में जान लीजिए। 10 रुपए के नोट पर तो आपको बता दिया ओडिशा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर की तस्वीर है। 20 रुपए के नए नोट के पीछे एलोरा गुफा की तस्वीर है। 50 रुपए के नोट के पीछे कर्नाटक के हम्पी मंदिर का तस्वीर है। 100 रुपए के नोट के पीछे रानी की वाव का तस्वीर है। 200 रुपए के नोट के पीछे सांची स्तूप की तस्वीर है। नोट के सामने के हिस्से में महात्मा गांधी का तस्वीर और अशोक प्रतीक और भारतीय संसद का डिजाइन होता है। अगर बात करें 500 रुपए के नोट पर तो सभी को पता है कौन सा हो जाएगा, लाल किला है। अगर 2000 की बात करें तो ये तो बंद हो चुका है, लेकिन इस पर भी अगर पूछ लिया जाए तो मंगलयान का तस्वीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायण है। अगर बात करें प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर वी नारायण ने 13 जनवरी 2025 को दोपहर को अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और इसरो के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इंस्कोपार की जगह लिया था। देखिए इसमें कुछ प्रश्न जो है आपको डायरेक्ट वो प्रश्न नहीं हो सकते, लेकिन उसी से रिलेटेड प्रश्न जरूर हो जाएंगे क्योंकि ये स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है। मैं आपको लास्ट में उसका नाम भी बता दूंगा और उसका मैसेज भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होजागिरी नृत्य किस राज्य का है? सभी को पता है, मैंने बहुत बार कराए हुए, त्रिपुरा का हो जाएगा। अगर बात करें होजागिरी त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य रियांग समुदाय की महिलाएं और युवा लड़कियां करती है। इस नृत्य में महिलाएं मिट्टी के घड़े पर संतुलन बनाते हुए गाती और सिर पर बोतल या मिट्टी का दीपक लहराती है। इस नृत्य में शरीर का सिर्फ निचला हिस्सा हिलता है। होजागिरी नृत्य से जुड़ी कुछ का खास बात जान लीजिए। होजागिरी नृत्य में एक टीम में 4 से 6 लोग होते हैं। इस नृत्य में महिलाएं बांस की बांसुरी और बांस की झांझ जैसे संगीत वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करती है। रियांग महिलाएं काले रंग का पचरा और रिया पहनती है। रियांग महिलाएं सिक्कों की अंगूठी पहनती है। होजागिरी नृत्य होजागिरी त्योहार या दुर्गा पूजा की पूर्णिमा की रात को किया जाता है। इस नृत्य के जरिए पूरे हुक या झूम खेती का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्य की संख्या पूछा गया था तो 11 मूल कर्तव्य हो जाएगा और इसे जो है कब शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्णन किया गया है, जिनमें 10 को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था और बाद में वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को तत्कालीन यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से उधार लिया गया है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए नैतिक दायित्व लागू करना है। अब चलिए टोटल 11 मौलिक कर्तव्य देख लीजिए क्योंकि आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख है? संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्श संस्था राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। 51 के बी में क्या उल्लेख है? उन महान आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 51 की बात करें तो इसमें जो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है। अनुच्छेद 51 में देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। अनुच्छेद 51 में भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या सांप्रदायिक भेदभाव के ऊपर उठकर सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 51 में हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना है। अनुच्छेद 51 के जी में वन, झील, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना। अनुच्छेद 51 के एच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना। अनुच्छेद 51 के आई में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना। अनुच्छेद 51 के जे में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। अनुच्छेद
1 में यदि कोई माता पिता या संरक्षक अपने बच्चे जैसा भी मामला हो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काराकोरम दर्रा से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है, ये तो जम्मू कश्मीर में है। कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वतमाला में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य और जनवादी गणतंत्र चीन द्वारा नियंत्रित शिनजियांग प्रदेश के बीच मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह लद्दाख के लेह शहर और तारिम द्रोणी के यारकन क्षेत्र के बीच एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग का सबसे ऊंचा स्थान है। कुछ इंपॉर्टेंट जान लीजिए दर्रा। भारत के कुछ प्रमुख दर्रे उनके राज्य जान लीजिए। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। हल्दी घाटी दर्रा राजस्थान में है। जेलेबला दर्रा सिक्किम में है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख में है। लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। पलक्कड़ गैप केरल में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा लद्दाख में है। लानका दर्रा जम्मू कश्मीर या लद्दाख में है। कंजूम दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर लद्दाख में और सासेला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या पूछा गया था तो 6 खिलाड़ी हो जाएगा। अगर बात करें क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं। फुटबॉल में भी 11 होते हैं और हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। कर्लिंग में 4 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। फुटसाल में 5 खिलाड़ी। हॉकी में 11 खिलाड़ी। हॉकी 5S में 5 खिलाड़ी। आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। पोलो में 4 खिलाड़ी। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। बीच वॉलीबॉल में 2 खिलाड़ी। कबड्डी में 7 खिलाड़ी। लैक्रोस में 10 खिलाड़ी। हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी। खो खो में 9 खिलाड़ी और सेपक टकराव में 3 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज किसने किया था। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अगर जीवित कोशिका की खोज पूछा जाए तो वो लीवन हॉक हो जाएगा। बात करें कोशिका की खोज ब्रिटिश और वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने साल 1665 में किया था। उन्होंने कॉर्क की पतली काट को अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी देखा। उन्हें कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दिया। उन्होंने इसे सेल नाम यानी कोशिका नाम दिया। कोशिका शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया, जिसका मतलब होता है खोखला स्थान या छोटा कमरा। कोशिका से जुड़ी कुछ खास बात जान लीजिए। कोशिका के केंद्र की खोज स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने साल 1831 में किया था। कोशिका के केंद्र का मुख्य काम कोशिकाओं के DNA को संचित करना होता है। कोशिका की खोज ने कई वैज्ञानिक प्रगतियों की शुरुआत भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मृति मानधना का संबंध किस खेल से है। सभी को पता है क्रिकेट से हो जाएगा, इसलिए खिलाड़ी से संबंधित हर शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोग जाके स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में स्पोर्ट्स का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जो है क्रिकेट में मैच में टॉस होने के बाद विपक्ष खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न था। ये अधूरा प्रश्न है, इसको अगर जिन लोगों को पता है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, आपको नेक्स्ट शिफ्ट में जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। सभी को पता है 9 दिसंबर 1946 के हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। यह बैठक संविधान हॉल में हुआ था, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक से जुड़ी कुछ खास बात जान लीजिए। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। इस बैठक में अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर HC मुखर्जी और TT कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। धर्मेंद्र प्रधान है। अब चलिए टोटल केंद्रीय मंत्री से सारे प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। अब मोदी मंत्रिमंडल के सभी प्रश्न देख लेते हैं। अमित शाह जो है गृह एवं सहकारिता मंत्री है। रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह हैं। सड़क परिवहन और हाईवे के मंत्री नितिन गडकरी हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा है। कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं।
वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण है। विदेशी मामलों के मंत्री एस जयशंकर है। आवास, शहरी मामले एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर है। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी है। कॉमर्स और इंडस्ट्री के मंत्री पीयूष गोयल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री जीतन राम मांझी है। पंचायती राज, फिशरीज, पशुपालन और डेयरी मंत्री ललन सिंह हैं। पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू है। उपभोक्ता मामले, खाद्य, PDS, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी है। आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओरांव है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह है। रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव है। संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के मंत्री ज्योतिराज सिंधिया है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन के मंत्री भूपेंद्र यादव है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। श्रम, रोजगार, युवा और खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया है। कोयला और खनन मंत्री की बात करें तो जी किशन रेड्डी है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान है। जल शक्ति के मंत्री CR पाटिल हैं। अब चलिए हिंदी के भी कुछ प्रश्न मिले, वो फटाफट देख लीजिए। आग लगाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। इसका मतलब होता है झगड़ा करना या क्रोध भड़काना या नष्ट होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमर का विलोम पूछा गया था। अमर का विलोम क्या हो जाएगा? मरते हो जाएगा। कुछ और विलोम सब जान लीजिए। आशा का निराशा होता है, सुख का दुख, जीवन का मृत्यु, प्रकाश का अंधकार, शांति का अशांति, आगामी का गत, स्वतंत्रता का परतंत्रता, भय का निर्भय, वीर का कायर। और हिंदी का अगर डिटेल वीडियो पाना चाहते हैं तो आप SSC GD के हिंदी का प्लेलिस्ट जाइएगा, वहाँ पर मैंने RWA के टोटल जो है 2024 का कंप्लीट वीडियो दिया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें सारे आपको अनेक शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द जो सभी प्रश्न मिल जाएगा, उसलिए उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा का पर्यायवाची पूछा गया था। अगर बात करें गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, विष्णुपाद, शूरसरिता, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मतीर्थ, गंडोपायनी, अलकनंदा, उसके साथ मंदाकिनी, देवनदी, विष्णुपदी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, शूरसरी, अमरतरंगिणी, नदीश्वरी हो जाएगा। अगर बात और ये सारे क्वेश्चन जो है गौरव कुमार द्वारा शेयर किया गया। यहाँ पर टाइम भी दे सकते हैं, 10:44 में ये शेयर किया गया है। एग्जाम सेंटर से ही शेयर किया गया है। ये सभी प्रश्न जो है ये किसी स्टूडेंट के द्वारा शेयर किए गए, इसलिए आप इसे फेक नहीं मानिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो है मैं किसी स्टूडेंट द्वारा दिया जाता है तभी कराता हूँ। बाकी आप सभी आप चेक कर सकते हैं, जाके आप एनालिसिस का वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे आपको फेक वीडियो मिल जाएंगे। बात करें हिंदी के प्रश्न कैसे आ रहे हैं, एकदम इजी आ रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। सभी जो 20 में 20 आराम से कर सकते हैं। आपको कुछ इसमें टेंशन की बात नहीं है, बस आप पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। एक वीडियो मैंने दिया हुआ है RW का, उसको कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर बात करें रीजनिंग में सेम टू सेम प्रीवियस ईयर का पूछा जा रहा है, इसमें भी आप आराम से 20 में 20 कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके सारे प्रीवियस के वीडियो देख लीजिएगा, आपका रीजनिंग आराम से हो जाएगा। अगर रही बात मैथ का, तो मैथ जो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन जो कुछ जो है 15 से 17 प्रश्न इजी आ रहे हैं, बाकी 3 से 4 प्रश्न थोड़ा सा मॉडरेट या टफ लेवल का हो सकता है, लेकिन आप 15 से 17 प्रश्न आराम से कर सकते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर का पूछा जा रहा है। अगर बात करें GS का लेवल कैसा है, तो GS का लेवल अभी तो जो आ रहा है इजी टू मॉडरेट है, इसमें हार्ड का प्रश्न नहीं आ रहा है। आराम से जो सभी लोग 15 प्रश्न आराम से कर सकते हैं, इसमें जो 15 प्रश्न आराम से किया जा सकता है। बाकी जो है 4 से 5 प्रश्न तक करेंट अफेयर का पूछा जा रहा है, इसलिए करेंट अफेयर का मैंने PDF ऑलरेडी दिया हुआ है टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको सारे PDF भी मिलता है। देखिए जब भी एनालिसिस होता है तो आप ही लोग क्वेश्चन शेयर करते, तो वही हम कराते हैं। जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा तो कैसे कराया जाएगा, इसलिए भी जो भी लोग एनालिसिस के वीडियो देखते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको मैं जो है एग्जाम खत्म होने के बाद एक जो लिंक डालते हैं, वहां पर आप उस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। जब तक आप लोग क्वेश्चन शेयर नहीं कीजिएगा तो वीडियो कैसे मिलेगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। जिनका भी जिस दिन एग्जाम है, अपना क्वेश्चन एग्जाम होने के बाद जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार आपको सारे एनालिसिस के वीडियो मिलते रहेंगे, और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
तो ये जितने भी सभी प्रश्न थे फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के, थर्ड शिफ्ट के, सभी कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको एनालिसिस के वीडियो लगातार मिल सके। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको पीडीएफ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।